Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Students, hope you will be fine. Today we are going to start new countdown grade 5. Chapter number 9, Information Handling. Page 174, bar graph. A bar graph or bar chart is a representation of data which help us compare information. For example, the number of people traveling by car, bus and on foot. In a column and bar graph, the numerical data is represented by rectangles called bars of equal width and with equal spacing between each bar. Remember, each bar represents one numerical data, therefore there will be as many bars as the number of values in the numerical data. Data can be displayed vertically and horizontally through bar graphs. स्टूडेंट्स, बार ग्राफ क्या होता है? बार ग्राफ हमारे पास रिप्रेजेंटेशन होती है डेटा की, जो हमारी मदद करती है कंपेयर इन्फॉर्मेशन करने के लिए। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास नंबर ऑफ पीपल हैं, जो कुछ लोग ऐसे हैं जो कार के ऊपर ट्रैवल कर रहे हैं, कुछ बस के ऊपर हैं और कुछ ऑन फुट और कुछ पाँव के ऊपर चल के जा रहे हैं। मीन्स के कुछ लोग ऐसे हैं जो कार के से ट्रैवल कर रहे हैं, कुछ बस के से और कुछ पैदल चल रहे हैं। इन अ कॉलम एंड बार ग्राफ द न्यूमेरिकल डेटा इज रिप्रेजेंटेड बाय अब बार ग्राफ में हमारे पास क्या होता है, जो डेटा होता है उसको हम रिप्रेजेंट किस तरह से करते हैं? रेक्टेंगल्स में रिप्रेजेंट करते हैं और उसको हम क्या कहते हैं? बार्स कहते हैं। अब ये जो बार्स होंगी ये किसकी होंगी? इक्वल विड्थ में होगी और इक्वल स्पेसिंग होंगी बिटवीन ईच बार। मीन्स कि हर बार के दरमियान में जो डिस्टेंस होगा, जो स्पेसिंग की होगी, वो भी क्या होगी? इक्वल होगी। रिमेंबर, ईच बार रिप्रेजेंट ऑन वन न्यूमेरिकल, और ये बात याद रखिएगा कि जो हर बार होगी वो रिप्रेजेंट करेगी सिर्फ एक न्यूमेरिकल डेटा को। Therefore, there will be as many bars as the number of values. तो इसीलिए हमें उतनी ही बार्स को क्या करना होगा? There will be as many bars as the number of values. तो बार भी उतनी ही होंगी जितनी की नंबर ऑफ वैल्यूज होंगी इन द न्यूमेरिकल डेटा। न्यूमेरिकल डेटा में जितनी हमारे पास नंबर ऑफ वैल्यूज होंगी उतनी ही हमारे पास बार्स होंगी। डेटा कैन बी डिस्प्लेड वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली थ्रू बार ग्राफ। अब बार ग्राफ में हमारे पास जो डेटा होता है उसको हम वर्टिकली भी डिस्प्ले कर सकते हैं और हॉरिजॉन्टली भी डिस्प्ले कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब आप देख सकते हैं ये हमारे पास क्या है? बार ग्राफ की वर्टिकल रिप्रेजेंटेशन है और ये हमारे पास क्या है? हॉरिजॉन्टल रिप्रेजेंटेशन। एग्जांपल हमने वही ली है कि हमारे पास जो सबसे पहले टाइटल है वो क्या है? फेवरेट स्पोर्ट्स। यहाँ पर हमने लिखा है फुटबॉल, क्रिकेट, बास्केटबॉल स्पोर्ट्स, स्विमिंग, हॉकी, और यहाँ पर क्या लिख दिए हैं? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को मेंशन कर दिया। अब ये हमारे पास कौन सी रिप्रेजेंटेशन थी? वर्टिकल रिप्रेजेंटेशन। जब हॉरिजॉन्टल रिप्रेजेंटेशन होती है तो उसमें हम क्या करते हैं? जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं वो हम इस तरह से लिखते हैं, और जो हमारे पास स्पोर्ट्स कैटेगरीज है वो हमने इस तरह से लिख दी। अब आप देखें इन दो ग्राफ्स में जस्ट ये डिफरेंस है। वर्टिकल रिप्रेजेंटेशन में हमने क्या करना होता है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को यहाँ मेंशन करते हैं, और जो भी हमारे पास यहाँ पर हमारे पास स्पोर्ट्स कैटेगरीज गिवन है तो हमने उसको यहाँ लिखा है। तो स्टूडेंट्स, आपको पता है जो वर्टिकल रिप्रेजेंटेशन होती है, हमारे पास वर्टिकल जो लाइन होती है वो इसी तरह से होती है, इसलिए हमने इस ग्राफ को इस तरह से किया हुआ है। और जो हॉरिजॉन्टल रिप्रेजेंटेशन होती है, हॉरिजॉन्टल में हमारे पास किस तरह से हम इंफॉर्मेशन को करते हैं? इस तरह से हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, तो हमारे पास जो ग्राफ भी बनता है वो इस तरह से बनता है। सो स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि आपके किसी भी ग्राफ की वर्टिकल रिप्रेजेंटेशन हम कैसे कर सकते हैं और हॉरिजॉन्टल रिप्रेजेंटेशन कैसे हो सकती है। डेटा, a collection of facts and statistics gathered or available for analysis and calculating about a specific topic is called data. So students, data क्या होता है? अगर हमें कोई एक स्पेसिफिक टॉपिक दे दिया जाए, उसके ऊपर हम जितनी भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, जितना भी डेटा गैदर करते हैं, तो वो हमारे पास क्या होता है? डेटा होता है। सॉरी, जितनी भी इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं तो वो हमारे पास क्या होता है? डेटा होता है। ऑर्गेनाइजिंग डेटा मीन्स अरेंजिंग द डेटा टू मेक इट मीनिंगफुल, ईजी टू अंडरस्टैंड एंड मोर यूजफुल। अब ऑर्गेनाइजिंग डेटा का क्या मतलब है? कि हम डेटा को इस तरह से अरेंज करते हैं कि वो हमारे पास मीनिंगफुल हो जाता है, इजी टू अंडरस्टैंड होता है और यूजफुल होता है। इट इज़ हेल्पफुल इन प्रेजेंटिंग, एनालाइजिंग एंड ड्राइंग कंक्लूजन अबाउट डेटा इन न्यूमेरिकल फॉर्म। और ये हमारे पास हेल्पफुल होता है जब हम डेटा को न्यूमेरिकल फॉर्म में लिखते हैं, तो ये हमारे पास क्या होता है? ईजी होता है, ये हमारे लिए हेल्पफुल होता है कि हम इसी इसको प्रेजेंट कर सकते हैं। टू ऑर्गेनाइज डेटा वी फर्स्ट मेक अ डेटा कलेक्शन टेबल। अब डेटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होता है? वी फर्स्ट मेक अ डेटा कलेक्शन टेबल। फॉर एग्जाम्पल, गिवन बिलो is a random data of numbers occurring repeatedly
अरेंज दिस डेटा इन कलेक्शन टेबल। तो सबसे पहले अब हम क्या करते हैं, हमारे पास डिफरेंट डेटा गया, मैंने कुछ नंबर्स ऐसे हैं जो रिपीट भी हो रहे हैं, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, इस डेटा को क्या करना है, कलेक्शन टेबल में अरेंज करना है। अरेंज दिस डेटा इन अ कलेक्शन टेबल। सोल्यूशन हियर द लोएस्ट नंबर इज 1 एंड द हाईएस्ट नंबर इज 13। तो सबसे पहले ये जो हमारे पास रैंडमली डेटा गिवन है, इसमें हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि सबसे छोटा नंबर कौन सा होता है और सबसे ग्रेटर कौन सा या हाईएस्ट नंबर कौन सा। तो सबसे स्मॉलेस्ट क्या है 1 और सबसे हाईएस्ट नंबर कौन सा था 13। वी कैन नाउ ऑर्गेनाइज दिस डेटा एज शोन। द सिंपलेस्ट वे टू ऑर्गेनाइज डेटा इज टू यूज टैली मार्क्स। Basically, a tally mark represent the number of times a particular situation occurs. तो सबसे पहले हमारे पास क्या करते हैं, हम इस डेटा को सिंपलेस्ट वे में किस तरह से करते हैं कि हम टेली मार्क्स को यूज़ करते हैं। हम टेली मार्क्स क्या होते हैं, टेली मार्क रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ टाइम्स अ पार्टिकुलर सिचुएशन अकर। तो टेली मार्क्स हमारे पास किसको रिप्रेजेंट करेंगे, नंबर ऑफ टाइम्स को जो पार्टिकुलर सिचुएशन में अकर होती है। फॉर एग्जाम्पल, इफ वन स्टूडेंट लाइक्स टू प्ले क्रिकेट वी मार्क 1 टेली। अगर हमारे पास मिसाल के तौर पर अगर एक ऐसा बच्चा है जिसे क्रिकेट पसंद है तो हम उसको टेली मार्क में क्या लिखते हैं 1 इस तरह से लिख देते हैं। इन द टेबल अगेंस्ट क्रिकेट वी मार्क लाइक दिस 1 2 3 4 till 4 students. When the 5th student says he likes cricket we do not write 5 lines. अब आप देखें, जब हमने कहा कि अगर हमारे पास एक बच्चा ऐसा है जो किसको पसंद कर रहा है क्रिकेट को, हम तो हमने कहा हम एक ऐसे टैली कर लगा लेते हैं। अगर 4 हैं तो हम इस तरह से कर लेंगे। लेकिन अगर हमारे पास 5 ऐसे बच्चे हों जो जिन्हें क्रिकेट पसंद, तो हम उसके लिए इस तरह से 5 लाइन्स नहीं लगा सकते। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, इंस्टेड वी मार्क अ लाइन डायगोनली और हॉरिजॉन्टली अक्रॉस द 4 टैली मार्क्स लाइक दिस और दिस टू फॉर्म अ ग्रुप ऑफ 5। तो जब हमारे पास 5 स्टूडेंट्स होंगे तो हमें उसके लिए क्या करना है, हमने इसी तरह से 4 लाइन ड्रॉ करनी है, बट उसके ऊपर हमने एक लाइन इस तरह से ड्रॉ कर दी। इस मीन कि 5 बच्चे ऐसे हैं जिन्हें क्रिकेट पसंद है। द एडिशन बिकम्स ईजियर व्हेन वी एड इन 5। तो इस तरह से हमारी जो एडिशन होगी वो क्या हो जाएगी, ईजी हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल 7 वैल्यूज विल बी एक्सप्रेस्ड एज। अब 7 वैल्यूज अगर हमारे पास हो तो हम उन्हें किस तरह से एक्सप्रेस करेंगे, 1 2 3 4 और ये ऊपर एक बार जो हमने अगेन ड्रॉ की, इसका मतलब 5 और नेक्स्ट 5 में 2 ऐड करते हैं 7 हो जाता है। तो 5 हमने पहले लिख दिया है, तो 2 के लिए हमने 2 बार्स इस तरह से ड्रॉ किए। तो 5 + 2 7 एंड 10 वैल्यूज विल बी रिटन एज 5 5 एंड सो ऑन। अब देखें स्टूडेंट, सबसे पहले हमने क्या लिखा है, डेटा। डेटा में हमारे पास 1 से लेकर 13 तक नंबर्स थे। हमने टैली मार्क्स लिखे हैं और हमने लिखा है नंबर ऑफ ऑकरेंस। तो हमने क्या लिखा है 1 1। अब देखें ये नंबर जो है, ये एक बार जो है ये किसके लिए रिप्रेजेंट हो रही है, 1 के लिए। अब आपको पता है कि जब इसके ऊपर हम इस तरह का निशान लगाते हैं, ये किसके लिए 5 2 3 2 1 2 5 2 2 2 2 एंड 2। तो सारे ये जो नंबर्स हैं, अब इन सारी वैल्यूज को अगर हम ऐड करें तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 31। द रैंडमली अकरिंग नंबर्स डेटा हैव बीन ऑर्गेनाइज्ड इन पार्टिकुलर ग्रुप्स। This organized data can be used to make a bar group either vertical or horizontally. So अब ये जो डेटा है हमने इसको क्या कर लिया है, ये जो रैंडमली हमारे पास अपेयर था इसको हमने क्या कर दिया, इसको हमने ऑर्गेनाइज कर लिया है। इस डेटा को हमने क्या कर लिया है, ऑर्गेनाइज कर लिया इन पार्टिकुलर ग्रुप्स में। अब ये जो ऑर्गेनाइज डेटा है इसका जो हम बार ग्राफ बना सकते हैं, चाहे वो हम वर्टिकल बनाएं या हॉरिजॉन्टल बनाएं। वी कैन समराइज डेटा हैंडलिंग एज फॉलो। अब हम इस सारे को जो हमने प्रोसीजर रीड किया इसको हम कैसे समराइज करते हैं, सबसे पहले हमने कलेक्ट करना है, फिर ऑर्गेनाइज करना है, डिस्प्ले करना है, देन इंटरप्रेट करना है। एक्सरसाइज 9B, क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स। The randomly collected information about an event or category is known as data. So कोई भी जो information collect की जाती है उसको हम क्या कहते हैं, data. Bar graph can be represented horizontally or vertically. So bar graph को हमने अभी भी डिस्कस किया कि bar graph को हम horizontally भी represent कर सकते हैं और vertically भी. The topic of the graph is known as title. जो topic होता है उसको हम क्या कहते हैं, title. Graphs are made on 2 axes, x and y axis. So जो भी ग्राफ होता है उसके 2 एक्सिस होते हैं, एक को हम कहते हैं x एक्सिस और दूसरा होता है y एक्सिस। ग्राफ रिप्रेजेंटेड इन ब्लॉक इज नोन एज ब्लॉक ग्राफ। जो ग्राफ हम जिस ग्राफ को ब्लॉक्स में रिप्रेजेंट करेंगे तो उस ग्राफ को हम क्या कहेंगे, ब्लॉक ग्राफ। क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। बार ग्राफ have space between the bars.
सो स्टूडेंट्स, जो बार ग्राफ होता है उसमें जो बार ड्रॉ की गई होती है उनमें क्या होती है, स्पेस होती है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू। इन अ कॉलम ग्राफ कॉलम्स आर ड्रॉन हॉरिजेंटली, फॉल्स। कॉलम ग्राफ में जो कॉलम्स होते हैं उनको हम हॉरिजेंटली ड्रॉ नहीं करते। अ वर्टिकल बार ग्राफ कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेड हॉरिजेंटली, ट्रू। टाइटल ऑफ द ग्राफ मीन्स यूनिट टेकन ऑन हॉरिजेंटल एक्सिस, फॉल्स। आपको पता है टाइटल क्या होता है, टॉपिक ऑफ द ग्राफ होता है। सो ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स। ई द इंफॉर्मेशन शोन ऑन द हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल एक्सिस आर नोन एज लेबल्स, ट्रू। जो भी इंफॉर्मेशन होती है जो हम वर्टिकल और हॉरिजेंटल एक्सिस में शो करते हैं वो हमारे पास क्या होता है, लेबल्स होता है। क्वेश्चन नंबर 3, select the correct answer from the given options. A record of the temperature from Monday to Friday is given in the bar graph below. अभी हमारे पास एक बार ग्राफ है, इसमें हमारे पास इंफॉर्मेशन दी गई है। अब हमने सबसे पहले क्या करना है, how many degrees is the temperature on Monday less than the temperature on Wednesday. अब आपने क्या बताना है, आपने बताना है हाउ मेनी डिग्रीज इज द टेम्परेचर ऑन मंडे लेस देन द टेम्परेचर ऑन वेडनेसडे। सो वेडनेसडे का टेम्परेचर किसके इक्वल है, 35 के इक्वल है, और मंडे का टेम्परेचर किसके इक्वल है, 25। तो जब इनका डिफरेंस लेंगे तो आपको पता है तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 10 फ़ारेनहाइट। बी, अब ये हमारे पास एक ग्राफ है, इसमें हमारे पास ब्लू वाइट ब्लैक कार्स गिवन है और डिस्टेंस इन किलोमीटर गिवन है। सो हमने सबसे पहले क्या करना है, द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑल 3 कार्स इज। हमने ये बताना है कि जो टोटल डिस्टेंस है, ये जो तीनों कार्स हैं इन्होंने जितना टोटल डिस्टेंस कवर किया है वो कितना है। सो स्टूडेंट्स, टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया है, 30 किलोमीटर। आप देखें जो ब्लू कार है उसने 5 किलोमीटर तय किया है, वाइट कार ने 10 किलोमीटर और जो ब्लैक कार थी उसने 15 किलोमीटर। तो टोटल हमारे पास कितना हुआ है, 30 किलोमीटर। सी, द फॉलोइंग ग्राफ shows the record of rainfall in August, September, November, December. Millimeters, मंथ कौन से, अगस्त, सितंबर, नवंबर एंड दिसंबर, और ये हमारे पास क्या है, मिलीलीटर, 0, 10, 20, 30 एंड 40। द रेनफॉल इन दिसंबर इज, अब आपने ये बताना है कि दिसंबर में रेनफॉल कितनी हुई। तो दिसंबर की है हमारे पास, दिसंबर में कितनी हुई, 20। अब देखें 20 क्या है, डबल ऑफ नवंबर, क्या ये नवंबर का डबल है। अब देखें, नो। मोर देन सितंबर, क्या ये सितंबर से भी ज़्यादा है। आप देखें सितंबर की 30 है बट ये तो हमारे पास 30 से लेस है, इट्स मीन ये स्टेटमेंट भी ट्रू नहीं है। इक्वल्स टू सितंबर, क्या ये सितंबर के इक्वल है, नो, क्योंकि हमारे पास जो दिसंबर में रेनफॉल है वो कितना है, 20। हाफ ऑफ द अगस्त, के जो अगस्त है उसका हाफ। अब आप देखें अगस्त में हमारे पास कितनी रेनफॉल हुआ है, 40, तो 40 का हाफ क्या है, 20। इट्स मीन स्टेटमेंट कौन सी हमारे पास ट्रू है, हाफ ऑफ अगस्त। Column graphs are represented horizontally in boxes in a line vertically. So column graphs are represented vertically. So students, हम अपने चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं जो कॉलम ग्राफ होता है उसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, वर्टिकली इसको रिप्रेजेंट करते हैं। पार्ट ई, in the following bar graph identify the least favorite color of the students of class 5. तो अब आपने क्या करना है, आपने ये बताना है कि ऐसा कौन सा कलर है जिसे 5th क्लास के स्टूडेंट्स में सबसे कम पसंद किया गया है। अब आप देखें हमारे पास ब्लैक कलर ऐसा है जैसे सबसे कम लीस्ट फेवरेट कलर है 5th क्लास के स्टूडेंट्स का, तो वो कौन सा कलर है, ब्लैक कलर। इंटरप्रेट द फॉलोइंग बार चार्ट। सो स्टूडेंट्स, अब ये जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें हमारे पास क्या गिवन है, सिटीज गिवन है और नंबर ऑफ पीपल्स गिवन है। फेवरेट टाइटल क्या है, फेवरेट सिटीज ऑफ पाकिस्तान। सो क्वेश्चन नंबर 4 आपने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 4 इज योर होमवर्क, डू इट ऑन योर टेक्स्ट बुक ऑफ मैथमेटिक्स। नाउ स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 2 HCF in LCM. Page number 23. We know that the greatest number in the group of common factors of 2 or more number is known as the highest common factor, usually written as HCF. So students, हमें पता है कि जब हम जो कॉमन फैक्टर लेते हैं, जब ग्रेटेस्ट नंबर जो होता है, वी नो दैट द ग्रेटेस्ट नंबर इन द ग्रुप ऑफ कॉमन फैक्टर, जो कॉमन फैक्टर्स जो होते हैं उनमें से जो ग्रेटेस्ट नंबर होता है 2 या 2 से ज़्यादा नंबर्स के अंदर 2 या 2 से ज़्यादा नंबर्स में, तो वो हमारे पास क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और जिसे हम किस तरह से लिखते हैं, HCF। अगेन आप देख लें स्टूडेंट्स,
जब हम 2 या 2 से ज़्यादा नंबर्स लेते हैं, उनमें हम जब कॉमन फैक्टर फाइंड करते हैं, कॉमन फैक्टर्स में जो सबसे बड़ा फैक्टर होता है, जो कॉमन फैक्टर्स में क्या होता है, ग्रेटेस्ट नंबर होता है, वो हमारे पास क्या होता है, HCF होता है। We also know that the least number in the group of common multiples of 2 or more numbers is the lowest common multiple। इसी तरह हमें पता है कि जब कॉमन मल्टीपल्स में जो नंबर हमारे पास लीस्ट नंबर होता है, वो हमारे पास क्या होता है, LCM होता है। Activity: the given crossword will help you review the factors and multiples. So students, this activity is your homework. Do it on your textbook of mathematics. Rules of divisibility: there are certain rules in mathematics to find whether one whole number is divisible by another whole number, leaving no remainder. It is a quick method to find factors of large number. So students, rules of divisibility में क्या होता है कि हमारे पास मैथमेटिक्स में कुछ ऐसे रूल्स होते हैं जिससे हम ये बता देते हैं कि जो एक होल नंबर अब दूसरे होल नंबर के ऊपर कम्प्लीटली डिविजिबल है या नहीं, मीन्स के कोई उसमें कोई भी रिमाइंडर तो नहीं आ रहा है। और ये हमारे पास क्या होता है, इट इज़ अ क्विक मेथड टू फाइंड फैक्टर्स ऑफ लार्ज नंबर। इन काउंटडाउन 4 वी हैव स्टडीज द डिविजिबिलिटी रूल्स फॉर 2, 3, 5 एंड 10। सो स्टूडेंट्स, क्लास 4th में आप डिविजिबिलिटी के बारे में, डिविजिबिलिटी रूल्स जो हैं उनके बारे में सीख चुके हैं। और कौन कौन से रूल्स, किस किस की डिविजिबिलिटी आपने सीखी थी, 2, 3, 5। डिविजिबिलिटी रूल फॉर नंबर 4। Now let us take the number 584 as an example। तो सबसे पहले हमने किसका रूल चेक करना है, हमने डिविजिबिलिटी चेक करनी है नंबर 4 की। हमने ये देखना है कि नंबर 4 जो है वो किस तरह के नंबर्स के ऊपर डिविजिबल होता है। लुक एट द, अभी हमारे पास एक एग्जांपल है 584। ये जो हमारे पास नंबर है इसको हमने चेक करना है कि ये हमारे पास 4 के ऊपर डिविजिबल है या नहीं। सो लुक एट द टेंस एंड यूनिट डिजिट। जब भी आप 4 की डिविजिबिलिटी चेक करेंगे स्टूडेंट्स, तो आपने कौन से डिजिट्स को देखना है, यूनिट्स एंड टेंस डिजिट को देखना है। ये देखें, यूनिट और 10 डिजिट को आपने देखना है। द नंबर फॉर्म्ड इज 84। जो नंबर हमारे पास आएगा यूनिट्स और टेंस में, वो क्या होगा, लास्ट 2 डिजिट्स क्या हैं, 84। अब हमने ये देखना है कि जो 84 है ये हमारे पास डिविजिबल है 4 के ऊपर या नहीं। इज 84 डिविजिबल बाय 4? यस इट इज। अब आप देखें, जब 84 को आप डिविजिबल देखें, आप देख सकते हैं 8 और 4 दोनों क्या हैं, 4 के ऊपर डिविजिबल है, तो इसलिए हमने लिखा है यस इट इज। 84 डिवाइडेड बाय 4 जब हम करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 21। देयरफॉर 584 इज डिविजिबल बाय 4। अब आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, हमने जब डिविजिबिलिटी रूल को अप्लाई किया तो हमने पूरे नंबर को डिवाइड नहीं किया, जस्ट हमने, जब हम डिविजिबिलिटी रूल में 4 को चेक करेंगे, नंबर 4 को, तो हमने जस्ट यूनिट्स और 10 डिजिट को देखना है, उनसे कौन सा नंबर बनता है, और फिर उस नंबर को चेक करना है क्या वो नंबर 4 के ऊपर डिविजिबल है। अगर वो नंबर 4 के ऊपर डिविजिबल है तो होल नंबर मीन्स कि जो पूरा नंबर होगा हमारे पास, हम उसको कह देंगे वो 4 के ऊपर डिविजिबल है। We know that 200, 300, 500 up to so on are the multiples of 4. Therefore, if the last 2 digits of a number are 0, then the number is divisible by 4. So students, अगर हमारे पास इस तरह के डिजिट्स आ जाएं जिनके लास्ट 2 डिजिट्स जो हों क्या हों, वो 0 हों, तो उन नंबर्स को भी हम कहेंगे, वो नंबर्स भी क्या होते हैं, 4 के ऊपर डिविजिबल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये देखें 200, 300, 500, इनके लास्ट पे क्या आ रहे हैं, जीरोज आ रहे हैं। इट मीन ये नंबर जो हैं 4 के ऊपर क्या है, डिविजिबल है। A number is divisible by 4 if the number formed by the last 2 digit of the number is divisible by 4। हर वो नंबर डिविजिबल होगा 4 के ऊपर जब हम देखेंगे कि अगर जो लास्ट 2 डिजिट्स हैं उनसे जो नंबर फॉर्म होता है, अगर वो 4 के ऊपर डिविजिबल है तो वो जो होल नंबर होगा वो भी 4 के ऊपर क्या होगा, डिविजिबल होगा। जिस तरह से अभी हमने अपने एग्जांपल में किया 584, तो लास्ट 2 डिजिट से हमारे पास यूनिट और टेंस में क्या बना था, 84। तो हमने 84 को चेक किया था क्या वो 4 के ऊपर डिविजिबल है। अगर वो डिविजिबल था तो हमने कहा था जो होल नंबर है, मीन्स के जो क्वेश्चन में गिवन था 584, तो वो नंबर भी इसके ऊपर डिविजिबल है। डिविजिबिलिटी रूल फॉर नंबर 6। अब हम किसके लिए डिविजिबिलिटी चेक कर रहे हैं, नंबर 6 के लिए। लेट अस टेक द नंबर 918। हमने ये एक एग्जांपल ले ली 918। अब इसको हम चेक करते हैं। सबसे पहले हम चेक क्या कर देंगे, जब भी हमने 6 की डिविजिबिलिटी चेक करनी हो तो हमने सबसे पहले नंबर्स को देखना है कि ये नंबर इवन है या नहीं। तो आप देखें, अब ये हमारे पास नंबर क्या है, इवन नंबर है। यस 918 इज एन इवन नंबर, देयरफॉर डिविजिबल बाय 2। अब आपको पता है जो भी इवन नंबर होता है वो 2 के ऊपर क्या होता है, डिविजिबल होता है। नेक्स्ट वी चेक वेदर द सम ऑफ द डिजिट इज डिविजिबल बाय 2।
फर्स्ट हमने क्या करना है, 6 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हमें देखना है कि वो नंबर इवन होना चाहिए। दूसरा हमने क्या करना है कि हमने देखना है कि जो नंबर गिवन है उसको जब सम करें तो वो जो डिजिट सम करने के बाद जो डिजिट आएगा, सम ऑफ द डिजिट, वो भी क्या होना चाहिए, डिविजिबल बाय 3। अब देखिए 9 + 1 + 8 तो हमारे पास क्या आ जाएगा 18। सो 18 इज डिविजिबल बाय 3। 18 जो है 3 के ऊपर क्या है, डिविजिबल है। सो द नंबर 918 इज डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3, क्योंकि हमारे पास 2 के ऊपर भी ये डिविजिबल है और 3 के ऊपर भी डिविजिबल है। सो हम कह सकते हैं इट इज डिविजिबल बाय 6। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 6 if it is an even number and the sum of its digits is divisible by 3। so 6 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हमें क्या क्या देखना है, सबसे पहले हमें देखना है कि वो नंबर इवन होना चाहिए, और सेकंड हमें देखना है कि जो सम ऑफ डिजिट हम करें तो वो किसके ऊपर डिविजिबल हो, डिविजिबल बाय 3। और इनको हम डिविजिबल को हम क्या कर सकते हैं, हम इसको चेक भी कर सकते हैं। लेट अस डिवाइड 918 बाय 6 टू चेक। अब इसको चेक करने के लिए क्या करते हैं, सिंपल डिवीजन आप देखेंगे, इसमें अगर रिमाइंडर 0 है तो आप यहाँ पे भी कह सकते हैं कि 6 जो है वो एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है 9/8 को, और इसमें कोई भी रिमाइंडर नहीं आया। डिविजिबिलिटी रूल फॉर नंबर 8। अब हमने किसकी डिविजिबिलिटी चेक करनी है, रूल 8 की। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन कर लेते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 8 इफ द नंबर फॉर्म्ड बाय द लास्ट 3 डिजिट इज अ मल्टीपल ऑफ 8। अब वो नंबर 8 के ऊपर डिविजिबल होंगे जो लास्ट 3 नंबर्स जो होंगे, इफ द नंबर फॉर्म बाय द लास्ट 3 डिजिट इज अ, कि जो लास्ट 3 डिजिट जो नंबर बनेगा अगर वो 8 का मल्टीपल हुआ, और देयर आर जीरोज एट इट्स हंड्रेड्स, टेंस एंड वन प्लेस, या फिर क्या हो कि उसकी वंस, टेंस और 100 प्लेस के ऊपर अगर जीरोज आ जाएं तब भी वो 8 के ऊपर क्या होगा, डिविजिबल होगा। फॉर एग्जाम्पल अब आप यहाँ पर हमारे पास एक एग्जाम्पल है 6 1 2 8। इसको देखें, इसके सबसे पहले कौन से नंबर देखने हैं, लास्ट 3 डिजिट 1 2 8। अब देखें 1 to 8 क्या 8 के ऊपर डिविजिबल है, तो हमने चेक करना है इफ 1 to 8 इज डिविजिबल बाय 8। सो 128 को जब 8 के ऊपर आप डिवाइड करके देखेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 16। मीन्स कि क्या है, डिविजिबल है। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, जब भी 8 की डिविजिबिलिटी चेक करेंगे तो हमने कौन से डिजिट्स को लेना है, लास्ट 3 डिजिट्स को लेना है, ये वंस, टेंस और 100 वाले। जब हम इन 3 डिजिट्स को लेंगे तो आप देखेंगे अगर वो 8 के ऊपर डिविजिबल है तो आपने क्या लिखना है, डिविजिबल बाय 8। सो अब यहाँ पर हमने डिवाइड किया है 128 को, जब 8 से डिवाइड किया तो हमारा आंसर क्या है, 16। शोज दैट 128 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 8। सो जब ये डिविजिबल है तो हम इसको लिख सकते हैं, सो 6 1 to 8 इज डिविजिबल बाय 8। एक काम हम ये कर सकते हैं। दूसरा काम हम ये देख सकते हैं कि अगर हमारे पास यूनिट, टेंस, 100 मीन्स वंस, टेंस, 100 प्लेस, जैसे कि इस तरह से आप एग्जाम्पल्स में देख सकते हैं 1000 2000 3000। यहाँ पर हमारे पास क्या है, वंस, टेंस, 100, इन 3 प्लेसेस के ऊपर क्या आ रहे हैं, जीरोज आ रहे हैं। इस मीन ये भी हमारे पास 8 के ऊपर क्या है, डिविजिबल है। तो ऐसे नंबर्स जिनके लास्ट पे वंस, टेंस और 100 में जीरोज आ जाएंगे तो वो नंबर भी हम कहेंगे 8 के ऊपर डिविजिबल हैं। या फिर हम इसको इस तरह से देखेंगे तो जो लास्ट 3 डिजिट्स हैं हम उनको देखेंगे कि अगर वो 8 के ऊपर डिविजिबल है तो वो होल नंबर जो होगा वो भी 8 के ऊपर डिविजिबल होगा। और उसकी डिविजिबिलिटी चेक भी हम कर सकते हैं। चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, जस्ट सिंपली हम डिवाइड करेंगे। अगर हमारे पास रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो हम कहेंगे ये हमारे पास क्या है, कंप्लीट डिविजिबल हैं। रूल और डिविजिबिलिटी फॉर नंबर 9। इफ वी थिंक of multiples of 9, we notice that the sum of the digits of such number is always a multiple of 9 or exactly divisible by 9। 18 1 + 8 हम क्या कर रहे हैं, इनको सम कर रहे हैं। अगर आप सम करेंगे, आप देखें 18 का सम लिया तो हमारे पास क्या है, 1 + 8 9, और 9 9 के ऊपर डिविजिबल है। 63 6 + 3 लिया है 9, ये भी क्या है, डिविजिबल है। 99 9 + 9 18, अगेन ये भी क्या है, डिविजिबल है। सो 9 9 and 18 आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 9। Therefore 18 63 and 99 are divisible by 9। If the digits of any number 8 up to a number which is exactly divisible by 9, then the original number is also divisible by 9। So students, अब 9 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए क्या करेंगे, जितने भी नंबर्स होंगे उन नंबर्स को हम 8 करेंगे। 8 करने के बाद जो आंसर आएगा हम उस आंसर को देखेंगे क्या वो 9 के ऊपर डिविजिबल है। अगर वो आंसर 9 के ऊपर डिविजिबल है तो हम कहेंगे जो ओरिजिनल नंबर है हमारे पास, जो गिवन नंबर है वो भी किसके ऊपर डिविजिबल है, 9 के ऊपर डिविजिबल है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एग्जांपल गिवन है 2 3 5 8। तो हम इस 9 की डिविजिबिलिटी के लिए क्या करेंगे, इन नंबर्स को 8 करेंगे। अब देखें यहाँ पर 2 + 3 + 5 + 8, तो हमारा आंसर क्या आया है, 18। अब हमने ये देखना है कि 18 जो है ये डिविजिबल है 9 के ऊपर, तो हमने लिखा येस
18 which is divisible by 9. So 2358 is divisible by 9. और इसकी डिविजिबिलिटी को हम इस तरह से भी चेक कर सकते हैं कि हम इसको सिंपल डिवाइड करें, अगर हमारा रिमाइंडर 0 आ जाए तो हम इसको कह सकते हैं 2358 जो है वो भी क्या है 9 के ऊपर डिविजिबल है. The following table gives the rule to test the divisibility of numbers by 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. So उसमें हमारे पास क्या है, एक टेबल है जिसमें हमें डिविजिबिलिटी के रूल्स बताए गए हैं कि 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10 के किस तरह से हम चेक कर सकते हैं कि ये डिविजिबल, कि टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी हम इसकी किस तरह से चेक कर सकते हैं. सो डिविजिबल बाय 2. अब 2 के ऊपर कब डिविजिबल है, डिजिट इन द यूनिट प्लेस ऑफ द नंबर इज 0, 2, 4, 6 और 8. सो 2 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हमने यूनिट प्लेस में देखना है. अगर यूनिट प्लेस में हमारे पास डिजिट्स क्या आ रहे हैं 0, 2, 4, 6 या 8 आ रहे हैं तो हम कहेंगे ये हमारे पास 2 के ऊपर डिविजिबल है. द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 3. 3 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए क्या करेंगे कि जो नंबर्स होंगे उन नंबर्स को हम सम करेंगे. अगर नंबर्स को सम करने से जो आंसर आएगा वो आंसर 3 के ऊपर डिविजिबल है तो हम कहेंगे हमारे पास क्या है, ये नंबर 3 के ऊपर डिविजिबल है. 4. द नंबर फॉर्म बाय द लास्ट 2 डिजिट ऑफ द नंबर इज द मल्टीपल ऑफ 4. सो स्टूडेंट्स हमने क्या देखना है कि लास्ट 2 डिजिट से जो नंबर फॉर्म होता है क्या वो 4 के ऊपर डिविजिबल है, या फिर हमने ये देखना है कि 4 के मल्टीपल मीन्स के हमारे पास वंस और टेंस प्लेस में अगर जीरोस आ रहे हैं तो वो भी क्या होगा 4 के ऊपर डिविजिबल होगा. 5. द नंबर एंड विद आइदर 0 और 5. हर वो नंबर जो 0 से एंड हो या 5 से एंड हो तो वो 5 के ऊपर क्या होता है, डिविजिबल होता है. द नंबर इज डिविजिबल बाय 2 एंड द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर इज द मल्टीपल ऑफ 3. सो 6 की डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं, सबसे पहले हमने यही चेक करना है कि वो इवन नंबर हो. जो इवन नंबर होता है वो 2 के ऊपर डिविजिबल होता है. मीन्स कि हमने पहले क्या देखना है कि वो नंबर 2 के ऊपर डिविजिबल हो. देन हमने देखना है कि जो सम ऑफ डिजिट्स हमने उन नंबर्स को जब हम ऐड करें तो वो क्या होने चाहिए, वो भी 3 के ऊपर डिवाइड होने चाहिए. द नंबर फॉर्म बाय द लास्ट 3 डिजिट इज द मल्टीपल ऑफ 8. अब 8 की डिविजिबिलिटी में हम क्या करने हैं कि जो लास्ट 3 डिजिट्स हम देखेंगे कि वो हमारे पास क्या होने चाहिए, मल्टीपल्स ऑफ 8 होने चाहिए. मीन्स के 8 के ऊपर डिवाइड होने चाहिए जो लास्ट 3 नंबर्स हमारे पास आएंगे. द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 9. 9 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, अभी हमने डिस्कस किया कि हम नंबर्स को ऐड करेंगे. नंबर्स को ऐड करने के बाद जो आंसर आएगा अगर वो डिविजिबल है 9 के ऊपर तो जो ओरिजिनल नंबर होगा वो भी क्या होगा 9 के ऊपर डिविजिबल होता है. 10. द डिजिट इन द यूनिट प्लेस ऑफ द नंबर इज 0. जो डिजिट होगा 10 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हमने यूनिट प्लेस में देखना है. अगर यूनिट प्लेस में जो नंबर है वो 0 है तो हम कहेंगे वो नंबर क्या है 10 के ऊपर डिविजिबल है. Students, you have to write all the definitions which we have learned in our today lecture on your notebook. Jazakallah fi amanillah.